ये कहानी काल्पनिक है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। सना और आतिफ फारूक की मौत की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। आतिफ ने सना को सारी बात बताई कि किस तरह इंटेलिजेंस हेड ने उन्हें उस तिलिस्मी स्टोन की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। पर फारूक को चमकती हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। शायद यही वजह थी कि वो उस पत्थर से अट्रैक्ट होने लगा। वो एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करता था। उसकी आखिरी सांस तक वो स्टोन उसके पास ही था। आतिफ ने कहा कि हमें सबसे पहले उस फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ हमें फारूक की लाश मिली थी। तो ये तय हो चुका था कि अगली सुबह वो दोनों उस फैक्ट्री में जा रहे हैं। जब सुबह वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक लग्जरी होटल का पोस्टर लगा हुआ है। उस फैक्ट्री का दरवाजा बंद था। आतिफ ने कहा, लगता है कि ये बंद फैक्ट्री बिक चुकी है और अब इसका नया मालिक यहाँ पर कोई होटल बनाना चाहता है। आतिफ ने कहा, हमें अंदर जाना होगा। तो दरवाजा तुम अपनी मैजिक से खोलना चाहोगी या फिर मैं इसे तोड़ दूं? सना ने गुस्से में कहा, ऐसी छिछली हरकत यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह के वो अपनी मैजिक से उस दरवाजे को खोल देती है। अभी वो दोनों अंदर जाने की बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। सना आतिफ से जल्दी से छिपने को कहती है। तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी एक औरत के साथ आता है। वो दोनों उस दरवाजे को खुला देखकर भड़क जाते हैं। वो औरत कहती है, ये दरवाजा किसने खोला? मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर एक वॉचमैन तैनात कर दो। उस आदमी ने कहा, जरूर, और अभी, इसी वक्त। हाँ, और वैसे भी इस जगह का सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे कई राज दफन हैं यहाँ पर। अब सना और आतिफ ये तो समझ चुके थे कि यहाँ कुछ तो हो रहा है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। उनकी बातों को सुनकर उन दोनों का शक फारूक की मर्डर थियरी पर और भी गहरा होने लगता है। अब ये साफ हो चुका था कि फारूक ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था और ये दोनों उसमें कहीं ना कहीं शामिल थे, क्योंकि सना और आतिफ ने उन्हें साफ कहते हुए सुना था। अगर वो ऑफिसर तिलिस्मी पत्थर उन्हें दे देता तो उसकी जान बच सकती थी। शायद वो बच सकता था, पर उस बेवकूफ ने अपनी मौत खुद ही बुला ली। इसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आ गए। आते ही वो दोनों आपस में बहस करने लगे। धीरे धीरे ये बहस शांत हुई और शक्कर की तरह मीठी होने लगी। तभी अचानक राहुल सना को ढूंढते हुए वहाँ आ गया। वो आते ही सना पर चिल्लाने लगा। जाहिर था कि वो सना को आतिफ के साथ देखकर बेहद गुस्सा था। आतिफ ने एक्सक्यूज देते हुए कहा, उसका कोई गलत इरादा नहीं, वो तो सिर्फ सना की मदद कर रहा था। राहुल ने पूछा कि कैसी मदद? आतिफ ने उसे झूठी कहानी सुनाते हुए कहा कि आज सुबह ही उसने सना को 2 लुटेरों से बचाया, इसके बाद इसे घर लाया। आखिर मैं एक ऑफिसर हूँ, लोगों को बचाना तो मेरा फर्ज है। राहुल ने शक करते हुए कहा, यही बात अब मैं सना से जानना चाहूंगा। सना ने भी आतिफ की बात में हामी भर दी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। राहुल सना को अंदर कमरे में ले गया। उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम मुझे बुला सकती थी। सना ने जवाब दिया, इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल ने कहा कि पता नहीं क्यों सना, पर मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कुछ दिनों से तुम मुझे आतिफ के आसपास ही नजर आती हो। तो जवाब दो सना, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, सना ने जवाब दिया। हम ज़्यादातर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। राहुल ने कहा, मुझे ये सब नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उससे जितना हो सके उतना दूर रहो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ रही हो। सना ने राहुल को हाँ तो बोल दिया था, पर वो मजबूर थी आतिफ की मदद करने के लिए, क्योंकि आतिफ के पास वो वीडियो फुटेज था जिससे उसका सबसे बड़ा राज खुल सकता था कि वो कोई आम लड़की नहीं, उसके पास देवताओं से मिली शक्तियाँ हैं। अगली सुबह वो दोनों फिर इन्वेस्टिगेशन पर निकल गए। इस बार आतिफ का शक अपने सीनियर उस बूढ़े ऑफिसर माइकल पर था, इसलिए वो दोनों पुलिस हेडक्वार्टर्स गए। वहाँ उन दोनों ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। माइकल अभी हेडक्वार्टर में नहीं आया था। इन्वेस्टिगेट करते हुए आतिफ की नज़र ड्रॉर पर पड़ी। वो ड्रॉर लॉक था, इसलिए उसने सना को उसे खोलने को कहा। सना ने अपनी मैजिक से उस ड्रॉर को खोल दिया। अंदर जो चीज रखी हुई थी उसे देखकर उन दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर बर्न किलर रखा हुआ था। ये वही बर्न किलर था जिससे फारूक की मौत हुई थी। आतिफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसका शक यकीन में बदल गया था कि फारूक की मौत के पीछे माइकल का हाथ है। तभी अचानक वहाँ माइकल आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आतिफ ने अपनी सफाई में कहा, मैं तो ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ जब चाहे आ सकता हूँ, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माइकल ने कहा, और ये लड़की ये यहाँ पर क्या कर रही है? आतिफ कुछ कहने ही वाला था कि सना ने कहा कि मैं
आतिफ की दोस्त हूँ, इसलिए इससे यूं ही मिलने आई थी। माइकल ने गुस्से में कहा, ये तुम लोग का घर नहीं, और आतिफ तुम भी अभी ड्यूटी पर नहीं हो, इसलिए दोबारा यहाँ मत आना। आतिफ ने माइकल की बात में हामी भरी और वो दोनों वहाँ से निकल गए। वो दोनों बालकनी में खड़े आज की इन्वेस्टिगेशन पर बात कर रहे थे। सना कहती है कि माइकल के ऑफिस में वन किलर मिलने से ये साफ हो जाता है कि उसका भी इसमें हाथ था। मुझे लगता है कि ये उसने अकेले नहीं किया, कोई और लोग भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पे वो आदमी और वो औरत जो हमें उस फैक्ट्री पर दिखे थे, देखने से वो रशियन लग रहे थे। शायद रशियन माफिया। हाँ, ये हो सकता है, पर रशियन माफियाज को क्या चाहिए? क्या आखिर ये सब वो किसी के लिए कर रहे हैं? आतिफ ने कहा, शायद मैं जानता हूँ कि ये सारी खिचड़ी किसके लिए बनाई जा रही है, और वो है वो तिलिस्मी पत्थर। हाँ, वही चाहिए उन्हें। यस मलिका, तुम चिंता मत करो, मैं वो पत्थर जल्द ही तुम्हारे पास लाऊंगा, तुम बस पैसों का इंतजाम करो। अगली सुबह सना हमेशा की तरह स्कूल लेट पहुंची। उसने राहुल से कहा, हाय राहुल, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? राहुल ने कहा, ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। सना ने कहा, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, तुम हमेशा लेट आती हो सना, और मैं जानता हूँ कि इसके पीछे वो मनहूस आतिफ ही है। तुम पूरा दिन उसके साथ रहती हो, क्या ये सच नहीं? हाँ, पर हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, सना ने कहा। तभी सना को चिल्लाते हुए राहुल की माँ वहाँ पर आती हैं। सना बेहद डर जाती है। वो कहती हैं, मिस सना, तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया गया है। सना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। उसका रो रो कर बुरा हाल हुआ था कि तभी कृतिका वहाँ आ जाती है। वो सना को तसल्ली देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं सना, तुम काफी टैलेंटेड हो, तुम्हें दूसरी जॉब मिल जाएगी, इसलिए तुम रो मत। सना को उस जॉब के जाने का कोई गम नहीं था, बल्कि राहुल को खोने का गम उसे सता रहा था। इधर राहुल अपनी माँ से इस बात को लेकर झगड़ा कर रहा था कि आखिर क्यों उन्होंने उसे एकेडमी से निकाल दिया। राहुल ने कहा, अगर सना अब इस एकेडमी का हिस्सा नहीं तो मैं भी आज ही इस एकेडमी को छोड़ता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन जब सना आतिफ से मिली तो आतिफ ने सना से माफी मांगी। उसने कहा, मैं जानता हूँ, जब से हमने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया है तब से तुम्हारे साथ अजीब सी चीजें हो रही हैं। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। सना कहती है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तभी आतिफ को माइकल का मैसेज आता है कि वो उसके घर पे उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों तुरंत बिल्डिंग में लौट आते हैं। अपने घर पर माइकल को देख आतिफ ने पूछा, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? माइकल कहता है, देखो हमें तुम्हारे घर की तलाशी में क्या मिला, वन किलर और तिलिस्मी पत्थर। सना कहती है कि ये वन किलर यहाँ पर कैसे आया? आतिफ कहता है, चीफ मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। माइकल जवाब देता है, ये सब मुझे नहीं पता, बाकी के सवालों के जवाब अब तुम्हें पुलिस स्टेशन में देना होगा। तुम सही थे आतिफ, फारूक ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था, और फारूक को मारने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो। सो यू आर अंडर अरेस्ट। माइकल आतिफ को गिरफ्तार करके ले जा रहा था। इसी दौरान उस स्टोन को लेकर उन दोनों में बहस हो रही थी। आतिफ बार बार फारूक की मौत का जिम्मेदार माइकल को ठहरा रहा था। माइकल उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। वो कह रहा था कि वो उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। ये सारी बातें सना और कृतिका ऊपर बालकनी से सुन रही थी। कृतिका सना से कहती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि गुस्से से लाल माइकल आतिफ को शूट करने वाला था। तभी सना अपनी मैजिक से आतिफ की हथकड़ी खोल देती है। आतिफ माइकल को जोर से धक्का देता है और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। माइकल को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसने हथकड़ी टाइटली लॉक किया था। माइकल तुरंत कंट्रोल रूम में फोन करके आतिफ के भाग निकलने की जानकारी अपनी स्पेशल टीम को दे देता है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि जहाँ कहीं आतिफ दिखे उसे तुरंत गोली मार दो। करीब 2 घंटे बाद पूरे न्यूयॉर्क की पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पे आ जाती है। अपने अपार्टमेंट में सना और कृतिका आतिफ के बारे में बात कर रही थी। कृतिका ने कहा वो लोग आतिफ की खोज में लगे हैं। पुलिस चीफ माइकल ने उसे देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। सना हालात की गंभीरता को अच्छे से समझ रही थी। कृतिका ने सना से पूछा, तो अब तुम आतिफ को बचाने के लिए क्या करने वाली हो? सना ने कहा, वो अभी यहाँ ना आए तो ये ही उसके लिए और हम सब के लिए अच्छा होगा। अभी उसे कुछ दिनों तक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहना होगा। कृतिका सना को अपनी पावर से आतिफ को कांटेक्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि आतिफ का फोन उसके घर पे ही छूट गया था। सना उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर तभी पीछे से राहुल की आवाज उसे इंटरप्ट कर देती है। राहुल सना के करीब आता है। वो कहता है कि उसे सना से अकेले में कुछ बात करनी है। सना उसे अपने कमरे में लेके जाती है। इसके बाद वो उससे उसकी परेशानी पूछती है। राहुल बताता है कि सना को लेकर उसका अपनी माँ से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने अपना घर और उस एकेडमी को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गया और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। सना उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसने सना की एक नहीं सुनी। उसने कहा, मैं अब वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊँगा।
पर कमाने का नया जरिया सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए और इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ ही रहना चाहूँगा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। सना समझ चुकी थी कि इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। उसने कहा, ऑफ कोर्स, तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। वो उसे रहने के लिए हाँ तो कह देती है, पर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। तभी वहाँ कृतिका आ जाती है। वो सना से चलने के लिए कहती है। राहुल गुस्से से लाल कृतिका से पूछता है कि तुम सना को कहाँ लेकर जा रही हो। कृतिका बहाना बनाते हुए कहती है कि हमें मार्केट जाना है शॉपिंग के लिए। सना को जैसे जान में जान आती है कि आज तो दोनों पकड़े जाने से बाल बाल बच गए, क्योंकि सना राहुल को सच बताने जा रही थी। राहुल को कृतिका पे शक हो जाता है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। उस रात सना, कृतिका और राहुल कुछ बातें कर रहे थे। सना और कृतिका दोनों को ही आतिफ की चिंता हो रही थी। वो दोनों आतिफ का हाल जानने के लिए बेताब हो रहे थे, पर राहुल सना से 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं होना चाहता था। वो उसके साथ ही था। कृतिका ने कहा, मुझे आज डेट पर जाना है और ये मेरा पहला डेट है, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, तो मैं चाहूंगी कि सना तुम मुझे तैयार करो। कृतिका ये सब इसलिए कह रही थी ताकि राहुल उन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। और फाइनली वो दोनों राहुल से छुटकारा पाकर रूम में आ गईं। सना कृतिका से कुछ कहना चाह रही थी, पर कृतिका ने तुरंत सना को बीच में रोककर कहा, अब बात करके वक्त जाया मत करो, अपनी पावर से आतिफ को कांटेक्ट करने की कोशिश करो। कृतिका की लाख मिन्नतों के बाद सना उसकी बात मान जाती है। वो अपनी रूह आतिफ के पास भेजती है। थोड़ी ही देर में उसकी रूह आतिफ के सामने प्रकट हो जाती है। अचानक सना को अपने सामने प्रकट होता देख आतिफ बेहद घबरा जाता है। आतिफ ने कहा, तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी, पर इस तरह कौन आता है? सना ने कहा, ये सब छोड़ो और बताओ तुम कैसे हो? क्या तुमने पता किया कि फारूक के मर्डर में और कौन कौन लोग शामिल थे? आतिफ ने कहा, कोशिश जारी है, पर मैं ज्यादा दिन तक उस खूनी बुढ़े माइकल से छुप नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे तंग आ चुका हूँ। तभी कृतिका सना को आवाज देती है, क्योंकि अब किसी भी वक्त राहुल कमरे में आ सकता है। सना आतिफ से कहती है, जब तक मामला शांत ना हो जाए तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। तुम्हारे सर पर तुम्हारे दोस्त फारूक के खून का इल्जाम है, तुम्हें हालात की गंभीरता को समझना होगा। अच्छा, अब कृतिका राहुल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी, इसलिए अब मुझे वापस जाना होगा। आतिफ के मन में कुछ और भी था उससे कहने के लिए। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सना की रूह वहाँ से गायब हो गई। माइकल अच्छे से जानता था कि आतिफ और सना मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो सना को पता होगा कि आतिफ कहाँ है, इसलिए उसने पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस स्टेशन के बाहर आतिफ और कृतिका सना का इंतजार कर रहे थे और सना अभी तक बाहर नहीं आई थी। उन दोनों को सना की चिंता हो रही थी। आतिफ और कृतिका का सना के लिए चिंता करना लाजमी था, क्योंकि आतिफ कहाँ है इसका इन्फॉर्मेशन जब सना ने देने से इनकार कर दिया तो माइकल ने उसे जेल में बंद कर दिया। माइकल को अच्छे से मालूम था कि सना जानती है कि आतिफ कहाँ है। वो जानता था कि वो उससे झूठ बोल रही है, कि वो कुछ नहीं जानती। माइकल ने उसे फिर पूछा, सना आतिफ कहाँ है? बता दो, वरना तुम यहीं जिंदगी भर सड़ोगी और तुम्हें कोई वकील नहीं मिलेगा जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सके। सना ने फिर उसे साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं देगी। फिर माइकल को उसके सीनियर की कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि किसी ने सना की बेल करा दी है। अब मजबूरन उसे सना को छोड़ना पड़ता है। बाहर आने के बाद सना माइकल से पूछती है कि उसकी बेल किसने करवाई। माइकल जवाब देता है कि ये उसे भी नहीं पता। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैंने करवाया है। सना जब पीछे देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राहुल था। वो उसके करीब जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जेल में हूँ? उसने कहा कि मुझे कृतिका ने बताया कि पुलिस ने तुम्हें आतिफ के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया था। ये सुनकर सना दंग रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं कृतिका ने राहुल को सब कुछ बता ना दिया हो। अचानक रात को आतिफ को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद माइकल ने वो पत्थर किसी मल्लिका नाम की औरत को दे दिया था और उसने वो पत्थर अपनी ज्वेलरी शॉप में किसी सेफ जगह रखा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो दोनों बिना बताए उसकी ज्वेलरी शॉप में आ गए। आने के बाद आतिफ सना से कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मल्लिका कभी भी यहाँ पर आ सकती है, तो क्या तुम अपनी मैजिक से उस पत्थर को ढूंढ सकती हो? सना कहती है, मैं कोशिश करती हूँ। सना ने हाँफते हुए कहा, मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, शायद इस जगह को किसी ने ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट किया है, तो मैं इसे तोड़ नहीं सकती। आतिफ ने कहा, ये सही नहीं सना, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मैजिक नहीं जिसे तुम तोड़ ना सको। एक बार फिर पूरी ताकत से ब्लैक मैजिक की प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश करो। आतिफ की ये बात सना के अंदर जोश भर देती है और वो कहती है कि अब तो मैं इसे किसी भी कीमत पर तोड़ के ही रहूंगी। Anderson's magic, God's magic, black protection, breako. आतिफ ने कहा,
तुमने कर दिखाया सना। यहाँ पुलिस स्टेशन में राहुल माइकल से बात कर रहा था। राहुल ने कहा, मैं जानता हूँ कि आतिफ इस वक्त कहाँ है। माइकल ने कहा, तो क्या तुम मुझसे कोई डील करना चाहते हो? राहुल ने कहा, कुछ ऐसा ही है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप आतिफ को मार दें और उसके साथ सना भी है, तो आप बस सना को छोड़ दें। माइकल ने कहा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मुझे सिर्फ आतिफ ही चाहिए। वैसे वो दोनों कहाँ हैं? राहुल ने बताया कि वो दोनों सेंट जॉन ज्वेलरी शॉप में हैं। मैंने सना को फोन पर किसी जगह का नाम लेते हुए सुना था। माइकल ने कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वो सेंट जॉन ज्वेलरी शॉप की तरफ निकल गया। यहाँ आतिफ और सना उस पत्थर को निकालने ही वाले होते हैं कि वहाँ मल्लिका आ जाती है। वो चीख कर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुरंत सना और मल्लिका एक साथ अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती हैं, पर मल्लिका एक ब्लैक मजिशियन थी, इसलिए उसका मैजिक सना की मैजिक पर भारी पड़ता है, जिससे सना को असहनीय दर्द होता है। आतिफ अभी गोली चलाने ही वाला होता है कि मल्लिका उस पर भी ब्लैक मैजिक कर देती है। मल्लिका कहती है, तुम लोग यहाँ से अब जिंदा नहीं लौटोगे। आतिफ सना से हिम्मत करके फिर से मैजिक करने को कहता है। सना कोशिश करती है पर उसका मैजिक काम नहीं करता। मल्लिका अब सना का दर्द धीरे धीरे बढ़ाती जाती है। सना को बहुत दर्द हो रहा था। उसे अब लगने लगा था कि आज की ये रात उसकी आखिरी रात है। पर तभी आतिफ कहता है, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती सना, फिर से कोशिश करो। और अब की बार सना अपनी फुल पोटेंशियल से मैजिक करती है और मल्लिका को बेहोश कर देती है। आतिफ कहता है, तुम सच में बहुत स्पेशल हो सना। सना ने कहा, जल्दी चलो, मल्लिका को किसी भी वक्त होश आ सकता है। तभी माइकल वहाँ आ जाता है, उन दोनों को आवाज देता है। सना कहती है, ये तो माइकल की आवाज है, अब क्या होगा? आतिफ कहता है, तुम पत्थर निकालो, तब तक मैं इस बुढ़े माइकल को देखता हूँ। ये कहकर वो उस छोटे से कमरे से निकलकर मेन शॉप में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं। आतिफ कहता है, इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए सर, न कि एक जवान पुलिस ऑफिसर से लड़ना। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। माइकल कहता है, गोली खाने के लिए जज्बा चाहिए मेरे बच्चे, और तुम तो जानते ही हो कि मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता। ये सना देखती है कि वो पत्थर चमक रहा है, वो उसके पास जाती है और हाथ में लेकर पूछती है कि बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। सना को दिखाई देता है कि एक इंसान जिसके हाथ में एंटी मैजिक ब्रेसलेट है, अपने हाथ में ग्लव्स पहने उस बर्न किलर को अपने हाथ में लिया है। सना समझ जाती है कि माइकल के ऑफिस में किसी ने बर्न किलर प्लांट किया था। उस इंसान के हाथ में एंटी मैजिक ब्रेसलेट है और उसी ने आतिफ के घर भी बर्न किलर प्लांट किया था। मतलब आतिफ और माइकल दोनों ही बेकसूर हैं। अपना गुनाह कबूल करो आतिफ। बुड्ढे, तूने मारा है मेरे दोस्त को, तू अपना गुनाह कबूल कर। बहुत हो चुका आतिफ, अब खेल खत्म। इधर ज्वेलरी शॉप के बाहर राहुल बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसका इकलौता दुश्मन अब माइकल की बंदूक की नोक पर था। आतिफ ने कहा, मार दे मुझे कातिल दरिंदे और मेरे खून का गुनाह अपने सर ले ले। माइकल कहता है, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं, अलविदा आतिफ। तभी सना वहाँ आ जाती है। नहीं रुको, तुम दोनों ही बेकसूर हो, एविडेंस प्लांट किया गया था। तभी माइकल गोली चला देता है और सना बीच में आ जाती है, जिससे वो गोली आतिफ को लगने की बजाय सना को लग जाती है और सना की वही मौत हो जाती है। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत को तो पलटा भी जा सकता है।